Okay, good day, Rajiv. Thank you for your previous segment on the importance of music arrangers in Bollywood. That is the current theme that we have picked up, and thank you for that thought and sharing with Sunyato. Yep, no problem. My pleasure. And we can say now good day to our viewers. Yep. Good day. Sat Sri Akal, Adab, हम्म, Salam Alaikum, Namaste, Pranam. जी थैंक यू सबको भी बहुत सत श्री अकाल नमस्कार आदाब वगैरह वगैरह एंड वेरी गुड इवनिंग it's after 8:35 p.m. here in Sydney. And Yep. so we're continuing with this series on the importance of music arrangers in Bollywood Yep. pre-1990s. Now, as you have talked about the music and so on, let's talk about the songs and music directors and how important these arrangers were for these people. So let's talk about the sounds and music directors as such who used these music arrangers. So please enlighten us about that. Okay, all right. As I said before, that all music directors of the time, like the top music directors, which I mentioned before, O.P. Nayyar, starting from C. Ramchandra, Mm. सी रामचंद्र चितलकर उनका नाम था, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, देन एस डी बर्मन, Mm-hmm. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बाद में आए थे, कल्याण जी ऑल्सो केम एट द सेम टाइम एज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एंड Mm-hmm. देन आर डी बर्मन. तो none of the music directors in creating all the beautiful melodies that they have created, जो आज हम 50 साल के बाद भी सुनते हैं और पूरा लुत्फ उठाते हैं जी और उसी मजे से सुनते हैं जैसे ये गाने कल बने हों. सही बात है और जितनी बार सुनिए वो फ्रेश लगते हो. एकदम फ्रेश लगते हैं, इनकी कोई शेल्फ लाइफ है ही नहीं. सही बात है. और माफ कीजिएगा, आजकल के गाने भी अच्छे बनते हैं, लेकिन आई मे बी बायस, लेकिन वो बात नहीं है जो पहले थी इन जी. गानों में. और उसकी वजह भी हो सकती है कि पहले गाने बनते थे जिनका जिनका फिल्म की स्टोरी से भी ताल्लुक रहता था. हम्म. आप गानों के साथ साथ फिल्म की स्टोरी समझ सकते थे और वो उसी वक्त आते थे फिल्म में जब उनकी जरूरत होती थी. अभी तो हम्म. गाने बन जाते हैं, टाइटल सॉन्ग बन जाते हैं, वो बाद में क्रेडिट में दिखाते हैं जब पब्लिक उठ के जाने लगती है सिनेमा हॉल हम्म. के बाहर. हम्म. तो गानों की अब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है. और अभी देखिए, एक बात और भी आपने नोट की होगी कि अब डुएट्स बनते ही नहीं है. सही सही. जो युगल गान बनते थे, हम्म. रफी जी, लता जी, आशा भोसले, किशोर कुमार, मुकेश, लता मंगेशकर, अब ये कहाँ बनते हैं? कोई है ही नहीं जो डुएट बनाता है. सही. तो जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिनका मैंने अभी नाम लिया, हम्म. कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर का कोई भी गाना हम्म. इन अरेंजर्स के बगैर नहीं बन सकता था. हम्म. और ये अरेंजर्स मोस्टली गोवा के थे. वाह. तो गोवा में गोवंस जो है ना, एक यूनिक चार्म था उनका, क्योंकि आई थिंक बिकॉज ड्राइंग फ्रॉम देयर बाय कल्चरल हेरिटेज, और उनका जो एक्सपीरियंस था ना जैज बैंड्स में, हम्म. वो कमाल का था. हम्म. और वो हम लोगों के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और हमारी उसमें संगीत की जो पद्धति है, हम लोगों का म्यूजिक थोड़ा यूनिलाइनर है, मैं इसको बोलूँ यूनिलाइनर है. और वो थोड़ा सा जो वेस्टर्न म्यूजिक था, हार्मोनिक था. हार्मोनिक था और थोड़ी उसमें मेलोडी भी थी. तो इंडियन, ये नहीं कहने का मतलब है कि इंडियन म्यूजिक मेलोडिक नहीं था. इंडियन म्यूजिक वाज मेलोडिक बट यूनिलाइनर. वेस्टर्न म्यूजिक वाज हार्मोनिक. उनको मालूम था कि लाइव म्यूजिक और इन्फ्यूजन कैसे करते हैं ऑर्केस्ट्रा का. तो उसमें ये सारे म्यूजिक डायरेक्टर जो थे, इनकी सबकी डिपेंडेंस थी इन अरेंजर्स के ऊपर. सही. और होता क्या था कि उस जमाने में जैसे कि प्रोड्यूसर है या प्रोड्यूसर नहीं भी है तो जो डायरेक्टर है फिल्म का और म्यूजिक डायरेक्टर, अब जैसे आप समझ लीजिए कि बी आर चोपड़ा साहब बैठे हुए हैं और वक्त पिक्चर बन रही है, और वक्त का एक गाना दिन है बाहर के, तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें, क्या गाने थे. सही बात है. तो उसका वो गाना बनाया जा रहा है. तो बी आर चोपड़ा साहब बैठे हुए, पुराने डायरेक्टर्स बहुत पर्टिकुलर थे, वो बैठते थे सिटिंग्स में, और म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हुए हैं, जैसे ओपी नैयर बैठे हुए हैं. अब साथ में एक अरेंजर बैठा हुआ है.
वो क्या गोवा। वाह। और जब उन्होंने ओपन ईयर साहब ने हारमोनियम पे या पियानो पे जिस पे भी उन्होंने धुन बनाई है, वो उन्होंने धुन गुनगुना के सुनाई। तो जो अरेंजर साहब हैं वो उसका नोटेशन ले रहे हैं। क्या बात है। ठीक है, उन्होंने एक पेपर निकाला और पेपर निकाल के उन्होंने नोटेशन लेने शुरू कर दिए। हाँ, ये म्यूजिकल नोट्स होते हैं। म्यूजिकल नोट्स उन्होंने नोटेशन लेने शुरू कर दिया कि कहाँ पे स्ट्रिंग बजेगी, कहाँ पे हॉर्न सेक्शन बजेगा, कहाँ पियानो बजेगा, कहाँ परकशन बजेगा, और अंतरे में कौन सा म्यूजिक आएगा। और देखिए तारीफ की बात और जो पर्टिकुलर जो डिटेल्स की बात थी कि साहब अंतरे में जो म्यूजिकल पीस आएंगे उसका उस फिल्म के सीन से भी कोई ताल्लुक है कि नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। कि भाई क्या यहाँ कहते तक हैं, क्रिएटिविटी को ध्यान में रखना पड़ता है। क्रिएटिविटी का ये आलम था कि साहब वो म्यूजिकल पीस भी वो ऐसा हो जो कि अब जैसे कोई सैड सॉन्ग है तो उसमें वायलिन बजेगा, कितनी देर का बजेगा। अगर कोई बढ़िया क्या कहते हैं कोई खुशनुमा गाना है, उसमें अगर मान लीजिए कि गिटार बजा रहा है, हमारा हीरो गिटार बजा रहा है, तो वो गिटार के पीस कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, और वो कौन से इमोशंस को पोर्ट्रे करते हैं। सही बात है। तो उसी हिसाब से वो नोट्स लिखते थे। और वो खाली मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि होते हैं ना हमारे के होते थे जो स्टेनोस होते थे, स्टेनोग्राफर, आपको याद होगा, जी जी जो कि शॉर्ट हैंड में लिखते थे। हाँ हाँ हाँ, सही। आप डिक्टेशन देते थे और वो शॉर्ट हैंड में लिखते थे। सही। तो वो लोग खाली डिक्टेशन ही नहीं देते थे, उनका काम ये था कि इंट्रोडक्शंस और ब्रिजेस, वर्स और कोरस के बीच में, और ये सब काम किया करते थे। उनका एक अपना यूनिक चार्म था। ऑर्केस्ट्रा के साथ रिहर्स करते थे और फिर पूरा स्टाफ, द होल स्टाफ वाज ऑलमोस्ट एंटायरली गोअन्स, सिंस दे वर द वंस हु न्यू हाउ टू प्ले वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स। और यहाँ तक कि कुछ तो एक बहुत मशहूर अरेंजर थे, उन्होंने तो कहा है कि साहब म्यूजिक डायरेक्टर्स तो बस खाली सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे। उनका काम होता था कि क्या कहते हैं सेल्समैनशिप, कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ मिलके फिल्म कैसे लेनी है। लेकिन वो बात भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सब म्यूजिक डायरेक्टर्स वो भी बहुत नॉलेज होती थी। सही बात। और बहुत काबिल होते थे। अब आप यू कैन नॉट अंडरमाइन द ब्रिलियंस ऑफ ओपी नैयर और शंकर जयकिशन, सी रामचंद्रन, और इन सबको भी दे ऑल न्यू हाउ टू प्ले वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन जो बात अरेंजर्स लाते थे कि साहब यहाँ पे ऐसे फिट करना है, ये पेंटिंग इस दीवार पे चलेगी, वो काम अरेंजर्स का होता था। और जो कि आपने सवाल पूछा उसके जवाब में मैं यही कहना चाहूंगा कि नो म्यूजिक डायरेक्टर could have afforded to make any song without the contribution of these musicians and arrangers and who were predominantly from Goa. एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी कभार ये जो फिल्मी कहानियां आती हैं, एक्चुअल जो वारदात हुई हैं, वारदात क्या मतलब घटनाएं घटी हैं, तो कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता था वो लिरिसिस्ट मतलब जो गीतकार होता था उसके साथ बैठ कर के, और फिर वो जो गाने वाला गायक होता था उसके साथ बैठ कर के पूरा गाना गा देते थे जी। तो म्यूज़िक डायरेक्टर को उस तरह की ग्रास्प तो पूरी होती थी ना कि लय कहाँ पे क्या रहना चाहिए और वो कहाँ पे स्थाई में क्या आएगा, जो पहला मुखड़ा जो आ रहा है, पूरी नॉलेज। तो वो लोग वो तय करते थे। लेकिन उसके बाद फिर जो समझ लीजिए वही जो आपने बात कही है ना कि आर्किटेक्चर जो है गाने का वो करते थे, उसके बाद फिर जो एक्चुअल जिसको कहते हैं ब्रिकलेयर्स एंड सीमेंटर्स एंड सो ऑन, अगर कंस्ट्रक्शन की वो फील्ड है और डेकोरेशन का काम, हाँ पूरा डेकोरेशन, पूरी विंडो बनाना, डोर बनाना, उसका हैंडल डालना, ये वो तो अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लें तो कि शायद एक गाने को डेकोरेट करने का काम तो अरेंजर्स ही करते थे, और डेकोरेट और कंप्लीट करने का काम उसको एक्चुअली फिल्म की सिचुएशन से एक्चुअली मिलाना। बिल्कुल अगर आप तस्वीर खींच भी दें, मूवी खींच भी दें, लेकिन उसके पीछे म्यूजिक नहीं है
तो वो बात नहीं आती जो कि म्यूजिक के डालने से पूरा मूड अलग बन जाता है। अरे भाई, आप अगर साउंड को निकाल दीजिए फिल्म से, जी। अगर मान लीजिए कि कोई एक थ्रिलर है, कोई हाँ सस्पेंस फिल्म है, या कोई जैसे कि बनाते थे हमारे एल्फ्रेड हिचकॉक या हमारे हाँ। हिंदी के जो थे अरे रामसे ब्रदर्स जो बनाया करते रामसे थे, ब्रदर्स, जी जी जी। अभी कोई इस टाइप की जो भूतों वाली फिल्में हैं या कोई हम्म, सस्पेंस थ्रिलर्स हैं, अब उसमें एक आवाज आ रही है कि दिखा नहीं रहे हैं कि वो क्रिमिनल कौन है, आप हाँ, गेस मार रहे हैं कि साहब ये होगा, ये होगा, ये होगा। और कितनी फिल्में आई हैं, हाँ। आपको भी याद होगा, जिसमें राजकुमार साहब के जूते दिखाए जाते थे, जी जी जी। सफेद और काले जूते। अब वो आप और उसके गैस करते साथ की रहिए। म्यूजिक जो होती थी वो जीत ले जाती थी सारी कहानी। अब आप अगर खाली फिल्म के स्क्रीन पे जूते देखें और साथ में उसकी ठक ठक या खटखट ना देखें या सुने ना, तो तो उसका मजा बिल्कुल अधूरा रहता है। आप जैसे कि सही क्या बात। कहते हैं, आप निकाल ही नहीं सकते म्यूजिक को, बैकग्राउंड म्यूजिक को, साउंड इफेक्ट्स को। अगर इनको आप निकाल दिया है तो स्केलेटन है, सही है, बिल्कुल सही वो फरमाया। सारा सारा मजा चला जाएगा। तो हम्म इन लोगों की क्या कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। लेकिन हम्म मुझे बस यही अफसोस होता है कि इन लोगों को कभी क्रेडिट नहीं मिला। हम्म। जैसे कि अभी तो देखिए रॉयल्टीज जितनी बार लोगों के गाने बजते हैं, अब जैसे अगर आज भी अगर कोई आर डी बर्मन का गाना बज रहा है हम्म तो उसकी रॉयल्टी जा रही है कहीं ना कहीं। हम्म लेकिन इन लोगों के पास कुछ नहीं जाता। ये उस जो वक्त का ही अरेंज, पैसा मिल जाता था, वन टाइम सैलरी, बस खत्म वन कहानी। टाइम सैलरी या वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता था, हाँ तो जी। उनको कभी बहुत अगर कोई सेंसिटिव प्रोड्यूसर डायरेक्टर है तो वो लिख देता था म्यूजिक डायरेक्टर के नीचे, वो लार्ज टाइप क्रेडिट्स में तो उन्हीं का नाम आता था, लेकिन छोटे लेटर्स में आ जाता था अरेंजर्स, हम्म म्यूजिक अरेंजर्स। हम्म तो खाली इतनी उनको क्रेडिट मिलती थी। लेकिन आई मीन, हमने जैसे कि एक और प्रोग्राम किया था हमारे क्या, अपने जो एक म्यूजिक डायरेक्टर साहब थे उनके बारे में, हम्म। और वही श्री रामचंद्र जी जो हम लोगों ने पहले सुनियतों पे किया था, उनकी बात कर रहे जी हैं आप? जी जी जी, तो वही मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको वो ड्यू नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, और उसी कैटेगरी या श्रेणी में ये लोग भी आते हैं जो कि म्यूजिशियंस हैं। तो इन नटशेल, नो म्यूजिक डायरेक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री, I'm talking about the pre-digital age, could have afforded to make any song, any melodious song that we hum even today, without the contribution of these musicians who predominantly came from Goa. Acha, if I could come here with two points further while we're discussing things. जी One is the salary aspect. क्या ये लोग, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज में कॉन्ट्रैक्ट पे चलता था कि भाई 5 फिल्में साइन कर ली, जैसे जो कि एक्टर्स वगैरह के साथ होता था, जी और अब उसमें उनका ये हो गया कि भाई हम 5 फिल्मों के लिए आपको इतना देंगे पर फिल्म या पूरा ड्यूरेशन के लिए। हम्म, तो या फिर इंडिविजुअल फिल्म के लिए होता था। जी तो या ये भी सुना था कि एक्टर्स के लिए वो बरसों के लिए साइन कर लेते थे, बाद में कॉन्ट्रैक्ट टूटता था वगैरह, ये सब कहानी जी जी जी। ये इस टाइप की चलती थी। तो इनका बेचारों का कोई इस टाइप का परमानेंट वो नहीं, अर्निंग्स नहीं होती थी। नहीं, इनका क्या था ना कि जैसे कि जो अरेंजर है, जैसे कि हम्म, हम आगे बात करेंगे अरेंजर्स की, जी। तो वो अरेंजर्स जो थे वो इंडिपेंडेंटली काम करते थे, क्योंकि दे यूज टू वर्क फॉर ऑल म्यूजिक डायरेक्टर्स। हम्म ये नहीं कि ओपी नैयर के स्टाफ में हो या मतलब शंकर जयकिशन के स्टाफ में हो। हम्म तो ये जो अरेंजर्स थे फिर उनके साथ म्यूजिशियंस होते थे। हम्म तो अरेंजर्स को आप समझ लीजिए कि जैसे कि उन्होंने किसी फिल्म में काम किया, शंकर जयकिशन उस म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो जाहिर बात है कि उनके जो अरेंजर होंगे हम्म, वो उन्हीं के साथ काम करते थे ज़्यादातर। हम्म। हर हर म्यूजिक डायरेक्टर का एक फेवरेट अरेंजर था, और अच्छा अच्छा। उस अरेंजर के साथ उनके फेवरेट म्यूजिशियंस थे। तो हाँ। जब वो गाने रिकॉर्ड होते थे तो वो अरेंजर्स आते थे और अरेंजर्स के साथ म्यूजिशियंस आते थे। वाह। अब उनको शंकर जयकिशन क्या देते थे, शंकर जयकिशन ही को मतलब डायरेक्टली संभालना तो पड़ता है। रिम्यूनरेशन, हाँ, डायरेक्ट रिम्यूनरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट शंकर जयकिशन के साथ था। अब शंकर जयकिशन ने अरेंजर को क्या दे रहे हैं और वो अरेंजर अपने म्यूजिशियंस को क्या दे रहे हैं, हम्म, ये टोटली उन पर डिपेंडेंट था। क्योंकि कोई ऐसी सैलरीड पोजीशन नहीं थी कि साहब सही बात ये है। बंदा जो वायलिन बजाता है तो उसको क्या कहते हैं, आपने वायलिनिस्ट रखा हुआ है, हम्म महीने में एक सैलरी आ रही है, हम्म या गिटारिस्ट को मिल रहा है। तो वो सब म्यूजिशियंस वर ऑल इंडिपेंडेंट।
but they used to work under a arranger, and the arranger was lined up with the music director. Not necessarily with one music director, but they used to have their favorites. शंकर जयकिशन साहब के अपने फेवरेट थे, कल्याण जनन जी के अपने फेवरेट थे, but they were free to work for any music director. That's one beauty at least, yeah. तो उनको जो भी वो उस फिल्म में या उस गाने में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो भी उनको मिलता होगा तो मिलता होगा. सही. But I can say that it was not enough. और मतलब ज्यादातर लोग जो म्यूजिशियंस थे उनकी हालत तो बहुत अच्छी नहीं थी. और लेकिन हाँ, अरेंजर्स भी, I mean, they were fine, but I don't know, I mean, what they were giving to their musicians. लेकिन musicians, I mean, they were all independent. They could have, लेकिन अब क्योंकि वो एक अरेंजर के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर वो अरेंजर एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, तो जाहिर बात है कि वो पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर्स की फिल्में आ रही हैं, गाने बन रहे हैं, तो उन्हीं के साथ काम करते रहते थे. चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेगमेंट. वी विल कम बैक टू दिस टॉपिक अगेन इन द थर्ड सेगमेंट. थैंक यू वेरी मच राजीव. थैंक यू के. जवानी का सताए बढ़ बढ़ के.